नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं अपने अलग अलग सेगमेंट खेती किसानी और हमारा पशुधन के जरिए। साथ ही मिलवाते हैं कामयाब किसान की दास्तान में एक सफल और प्रेरक किसान से। तो आइए इन सेगमेंट्स के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमक के लिए जाने जाने वाला गुजरात का कच्छ अब अपनी पहचान बदल रहा है। खेती में हो रहे बदलाव यहाँ के किसानों की संपन्नता की कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। ये सब कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं। कच्छ में बागवानी ने यहाँ की परिभाषा ही बदल दी है। किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ फलों का भरपूर उत्पादन ले रहे हैं और इस सब में सबसे अहम भूमिका रही है कृषि विज्ञान केंद्र की, जिन्होंने बागवानी में आ रही समस्याओं को तो दूर किया ही है, साथ ही नवीन तकनीकों से भी किसानों को अवगत कराया। इन्हीं संबंध में हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने बात की कृषि विज्ञान केंद्र कच्छ के प्रमुख डॉक्टर मनीष कामत से। आज हमारी टीम गुजरात के कच्छ में आई है। कच्छ वो माना जाता है कि रण का क्षेत्र है जहाँ नमक का उत्पादन होता है। नमक जहाँ जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी और पानी की कमी के कारण यहाँ कृषि के उत्पादों में बहुत फ़र्क आ जाता है। मिट्टी अच्छा नहीं होने के कारण यहाँ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीदें कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के वैज्ञानिक मैंने जितोड़ मेहनत करके यहाँ के मिट्टी को इतना उपजाऊ कर दिए हैं। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में इतने आगे आ चुका है कि ये आज भारत के अग्रणी के रूप में जाना जा रहा है। तो इसी की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं केवीके के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कामत जी। आइए मनीष कामत जी से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी किसान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली जब आपने बात किया है कच्छ का, तो कच्छ जब नाम आता है तो लोग बोलते हैं रण का क्षेत्र है, जहाँ पे आपने जैसे बताया कि यहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक के उत्पादन की वजह से एक्चुअली हमारे की मिट्टी की जो कंडीशन है, मिट्टी की जो स्टेटस है एक्चुअली वो थोड़ा सा ख़राब रहता है, प्लस पानी की क्वालिटी भी यहाँ पे थोड़ा डिटोरेट है। लेकिन सिर्फ यही कच्छ का इंट्रोडक्शन नहीं है। मैं बताना चाहूँगा 2015-16 से पहले जब किसान यहाँ पे जब फील्ड क्रॉप लेते थे, जब यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, तो वो सोचते थे कि हमारी आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो आमदनी बढ़ नहीं रही है और एक्चुअली में मिट्टी की प्रॉब्लम भी उनको है, पानी की प्रॉब्लम भी है, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारी आमदनी डबल हो जाए। हम ऐसा किस चीज़ को हम अपनाएं जिसकी वजह से हमारा फार्मर की जो इनकम है वो डबल हो जाए। और उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जब वो कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए, जब ICAR के संपर्क में आए, तो हमने उनको बताया कि ये हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग सिस्टम यहाँ के लिए सबसे उपयोगी एक मॉडल है। तो उन्होंने उसको अपनाया। और आज की तारीख में जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, खारक कच्छ जब जाना जाता है तो वो खारक के नाम पे ले जाना जाता है। कच्छ जब जाना जाता है तो वो कमलम के नाम पे जाना जाता है। कच्छ जब जाना जाता है तो वो दाड़म के नाम के लिए जाना जाता है। कच्छ जब जाना जाता है तो वो कच्छी केसर के नाम के लिए जाना जाता है। और जिसकी वजह से किसान लाखों ही नहीं, वो पर एनम अगर हम बात करें तो एक्चुअली में उनकी जो इनके इनकम है, डबलिंग की जो इनकम है, वो करीबन 100% से 200% भी बढ़ गई है। और ये एक बहुत बड़ा एक चेंज आया है 5-6 सालों के अंदर। जो चेंज आया है, ये चेंज नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट उदाहरण है कि कैसे हम लोग खेती को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से करके हम लोग उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और कैसे उस उत्पादन से हम लोग पैसा कमा सकते हैं जिससे हम अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। ये किया है हम लोगों ने। सर, जैसा कि है कि पिछले 7 सालों से जब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में पहले थे और उन्हें कच्छ की बहुत ज़्यादा चिंता थी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने यहाँ कच्छ के लिए जो उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ के एग्रीकल्चर में सुधार हो, यहाँ की मिट्टी सुधरे। बीच में एक त्रासदी भी हुई थी, भूकंप के रूप में यहाँ लोग बहुत परेशान हुए थे, काफ़ी जान माल की नुकसान हुआ था। उसके बाद जो उभरने की जो प्रयास आप लोगों की रही है, उसमें आप लोगों ने किन किन चीज़ों को चिन्हित किया और कैसे कैसे किया? देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया एक प्रश्न पूछा है। मैं बताना चाहूँगा, जब यहाँ पे भूकंप से पहले जब था तो उस समय हम लोग जो किसान थे वो किसान के नॉर्मल खेती कर रहे थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे। लेकिन भूकंप के बाद में लोगों ने उन्होंने वर्ण अपने आप को संभाला नहीं। उन्होंने एक्चुअली में क्या, जब यहाँ पे धीरे धीरे हमारे जब माननीय मोदी जी हैं, जो अभी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक्चुअली में पहल किया। उन्होंने बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं, उन्होंने जितनी भी नेशनल कंपनीज हैं, उन सबको यहाँ पे उन्होंने बुलाया, उन्होंने उनको इनवाइट किया। और उसकी वजह से देखते देखते यहाँ का सीनियरिटी चेंज हो गया। और आज जिसकी वजह से जो सीनियरिटी चेंज हुआ है,
उसकी वजह से किसानों को एक नया एक्सपोजर मिला। किसानों ने एक्चुअली धीरे धीरे वो साइंटिफिक फार्मिंग की तरफ लोग बढ़ते गए। अब देखिए कच्छ के जो फार्मर है वो यहाँ पे हाईटेक फार्मिंग करते हैं। वो यहाँ पे बताते हैं प्रिसीजन फार्मिंग का कैसे उपयोग करना है, कैसे हाईटेक फार्मिंग करना है, कैसे प्रॉफिटेबल फार्मिंग करना है, कैसे कमर्शियल फार्मिंग करना है। वो आज इस चीज़ को चरितार्थ करके दिखा रहे हैं मतलब देश के मतलब अन्य किसानों को, और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ क्या है, माननीय मोदी जी ने हमेशा एक बात कही है, वो ये बात कही है कि कैसे हम लोग खेती को व्यवसायीकरण की तरफ लेके जाएं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि कच्छ के जो किसान हैं वो किसान नहीं हैं, वो इनोवेटर्स हैं। वो इनोवेटर्स क्या हैं, उन्होंने एक्चुअली समय की मांग के हिसाब से उन्होंने अपने खेती को परिवर्तित किया है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में उन्होंने एक एग्जांपल सेटअप किया है कि हम कैसे, जब पानी हमारे पास में कम है, कैसे कम पानी के अंदर हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो उन्होंने ड्रिप फार्मिंग का यूज़ किया। उन्होंने एक्चुअली में मिट्टी को, या जब सब जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, जब यहाँ पे सब जगह जैविक मतलब उत्पादों की डिमांड हो रही है, इन्होंने केमिकल्स के उपयोग को पूरी तरह मतलब ख़त्म करते हुए उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। और वो अब क्या है, खेत का जितना भी वेस्ट होता है, वो खेत के वेस्ट को ही वो लोग अपने आप को अपने खेत में यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके जो उत्पाद है उसको उत्पाद की प्रीमियम प्राइस उनको मिल रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं किसानों को कि हम लोग को उनको नई नई टेक्नोलॉजी और समय की मांग के हिसाब से काम करना चाहिए, तो समय की मांग के हिसाब से अपने उत्पादन और अपने उत्पादों को बाज़ार में बेचना, ये कच्छ के किसानों को बहुत बखूबी आता है। और उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र भुज और ICR हमेशा तत्पर रहता है। और इनको मार्केटिंग लाइसेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उनको बताते हैं, कोई वैज्ञानिक खेती के बारे में अगर कुछ समस्या होती है तो हम लोग उसका हमेशा इनको बताते रहते हैं। और बताते हुए मुझे बड़ा यहाँ पे मतलब हर्ष हो रहा है कि आज की तारीख में हमारे पास में करीबन 3 से 4 हज़ार किसान हमारे पास में जुड़े हुए हैं। हमारे किसानों के पास में भी, इवन मैं बताना चाहूँगा, हमारे कुछ प्रगतिशील किसान हैं, उन्होंने अपनी एक संगठन बना रखा है जिसके अंदर हर्ष भाई ठक्कर जी का नाम लूँगा यहाँ पे, जिनके पास में 3 से 4 हज़ार किसान उनसे जुड़े हुए हैं और उनसे सलाह लेते हैं, खारक कैसे करें, कमलम कैसे करें, कच्ची केसर कैसे करें, दाड़म कैसे करें। और कभी उनको भी कोई समस्या आती है तो हमारे पास में आता है कि सर हम लोग कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकें, कैसे इसको हम लोग उनको बता सकें। और हम लोग उनको समय समय पे सजेशन देते हैं, उनको सहयोग करते हैं। और लेकिन ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक और किसानों के बीच में एक मतलब जो समायोजन है, जो तालमेल है, वो कच्छ ने करके दिखाया है। और इसी वजह से कच्छ का नाम आज राष्ट्रीय पटल पे है। धन्यवाद। तो ये कहना उचित होगा सर कि जो भारत सरकार की जो नई नई तकनीकें हैं, नए नए स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, ये कच्छ के लोग माने आगे बढ़कर ले रहे हैं। चाहे वो सॉइल टेस्ट हो, चाहे डाइवर्सिफिकेशन पे जाना हो, चाहे FPO का गठन हो, इन सब चीज़ों को लेकर के जो सरकारी सोच है, सरकारी जो तकनीकी है, सरकारी नए नए इनोवेशंस है, उनको अपना करके यहाँ के किसान आगे बढ़ रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं अपने आप को, साथ में अपने क्षेत्र को। तो इस पर आप क्या कहना होगा? FPO की जब हम बात करते हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको, वो जो 3 साल से 4 साल से जो काम कर रहे हैं, आज उनकी तादाद करीबन 1000 फार्मर्स को जोड़ चुके हैं वो लोग। और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, वो साइंटिफिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। साइंटिफिक फार्मिंग के साथ साथ वो मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जो आज सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्शन तो सभी कर रहे हैं, हम नया क्या करें। तो इन्होंने, किसान ने, FPO ने क्या किया, इन्होंने आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने मार्केटिंग की तरफ ध्यान दिया। और आज की तारीख में मैं आपको बड़ा इस चीज़ को बताने से बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जो किसान हैं वो किसान का प्रोडक्शन कभी ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअली अपना लाइसेंसिंग सिर्फ वर्ण अपना वो प्रोडक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्सपोर्ट वो मस्कट में, UAE में, इवन अपना US वगैरह में अपना एक्सपोर्ट करते हैं, वर्ण वो अपने देश के अन्य कोनों में भी यहाँ से बेच रहे हैं। और उसके लिए एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जो सरकार है, सरकार ने भी एक्चुअली आगे बढ़ के कदम बढ़ाया अभी। और उन्होंने वैल्यू एडिशन और उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए इन्होंने अभी ट्रेन सेवा भी स्टार्ट कर दी है यहाँ से। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम लोग गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो कच्छ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गुजरात की जो सरकार है, वो हमेशा किसानों के प्रति हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ में हमेशा उन्होंने काम किया है। और वो हमेशा सहयोग करते हैं। आपने बताया गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की, तो मैं बताना चाहूँगा गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके बारे में किसानों को पता नहीं है यहाँ पे। और अगर सपोज़ कीजिए उसके बारे में मतलब इतने जागरूक यहाँ के किसानों को हम जागरूक इसलिए बोल सकते हैं कि वो हर एजेंसी के साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो ICR हो, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना हो, चाहे वो नेशनल पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं हो,
नाबार्ड वगैरह क्यों नहीं हो, सब लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और सब लोगों के सहयोग के माध्यम से वो लोग इस समय आगे बढ़ रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि कच्छ आने वाले कुछ समय में नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय पटल पे अपनी खेती, अपनी कृषि और अपनी इसी सकारात्मक सोच के लिए जाना जाएगा, जहाँ पे किसान खुद आगे बढ़कर चीज़ों को अपना रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ के कच्छ के किसान वो इतनी विकट परिस्थितियों में, इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर भी वो इस जीवटता के साथ में खड़े हुए हैं। तो उसके पीछे क्या सोच है? उसके पीछे है रिस्क बियरिंग एबिलिटी, जो ये जोखिम लेने की जो क्षमता है यहाँ के जो किसान हैं, इनके अलावा मैंने कहीं दूसरे किसानों में देखा नहीं है। और इसी जोखिम के बदौलत ही ये लोग आज इतनी उन्नति कर रहे हैं, इतनी प्रगति कर रहे हैं। ये अच्छा लगता है। तो सर ये कहना उचित होगा कि जो कच्छ जो काफ़ी पिछड़ा था, काफ़ी माने जटिलताओं से भरा स्थान था, वो आज सरकार के प्रयास से, सरकारी वैज्ञानिकों के प्रयास से, तकनीकों के प्रयास से और अपनी जागरूकता और अपनी मेहनत से आगे चल रहा है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के किसान और यहाँ के वैज्ञानिक इनको आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं वैज्ञानिकों और यहाँ के किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसे जगह पे आप आए और यहाँ की जो फार्मिंग है, यहाँ की जो खेती है, यहाँ की जो वैज्ञानिक पद्धति है जिससे किसान आगे बढ़ रहे हैं, इसको अगर आप अपने नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जब दिखाएंगे तो दूसरे किसान ज़रूर जागरूक होंगे, ज़रूर देखेंगे, ज़रूर सीखेंगे कि कैसे हम लोग उन्नत खेती में हम लोग कर सकते हैं। परिस्थितियाँ विकट हमेशा रहेंगी खेती के अंदर। खेती कभी आसान होती नहीं है। खेती में हमेशा परिस्थितियाँ कभी भी सुगम होती नहीं है। लेकिन यहाँ के उस परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुरूप ढल के कैसे काम कर रहे हैं और कैसे हम लोग अपनी आमदनी को दुगनी कर रहे हैं, चौगुनी कर रहे हैं, ये ज़रूर कच्छ से सीखना चाहिए। और कच्छ में ये बात है, यहाँ के जितने भी, चाहे हमारी ज़मीन कितनी क्षारीय हो, चाहे हमारी ज़मीन कितनी खारी हो, चाहे पानी कितना ही खारा हो, लेकिन यहाँ के फल, यहाँ के परिश्रम का फल हमेशा मीठा रहेगा और मीठा है और मीठा ही रहेगा। तो आपने जाना किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र उन क्षेत्रों में भी सफलता का पताका लहरा रहा है जहां परिणाम कम से कम मिलने के आसार थे। देश के किसान विषमताओं में भी कामयाबी की दास्तां लिखकर देश की प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप अपने पशुधन से अच्छा उत्पादन तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसकी सेहत अच्छी हो। ये समय यानी कि बारिश का मौसम पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय कई तरह की बीमारियों की आशंका रहती है। ऐसे में पशु के आवास और आहार का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि इस बारिश के मौसम में आप किस तरह से अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। पशुपालन में पशुओं को खास देखभाल की जरूरत होती है। बदलती मौसम के हिसाब से पशुओं के रहवास और खान पान में भी तब्दीली जरूरी है। बारिश के मौसम में हर जगह हरा चारा आसानी से उगाता है, लेकिन पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बारिश के मौसम में पशुओं को बाहर नहीं चराना चाहिए, क्योंकि बारिश में कई तरह के कीड़े जमीन से निकलकर घास पर बैठ जाते हैं, जिसे खाने से पशु को कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इन बीमारियों का अगर समय से इलाज ना किया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए घर में पशुओं को हरा चारा खिलाए और उस हरे चारे में 1% लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट डालकर दे। इसके अलावा इस मौसम में पशुओं में जूं, किलनी लग जाती है और पशु के जख्मी हो जाने से, उस जगह पर मक्खियां बैठने से उसमें कीड़े लगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में पशुओं के बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
आमतौर पर दुधारू पशुओं में 2 प्रकार के परजीवी लगने की आशंका रहती है। भीतरी परजीवी जैसे पेट के कीड़े, बाहरी परजीवी जैसे दांत, जूं और किलनी। भीतरी परजीवी से नवजात और बड़े दोनों तरह के पशुओं में पेट के कीड़े होने की ज्यादा शिकायत होती है। नवजात पशुओं में पेट में कीड़े होने से मरने की आशंका भी रहती है। इसके अलावा इससे दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समाधान के लिए नवजात बच्चों को 15 दिन के अंदर कीड़े मारने की दवा जरूर दे। बरसात का मौसम शुरू होते ही दवा की एक खुराक पिलाते रहे। वहीं बड़े पशुओं को भी 6 से 7 महीने के अंतराल पर साल में 2 बार पेट के कीड़े मारने की दवाई देनी चाहिए। जबकि बाहरी परजीवी रिंगवर्म, खाज या खुजली, लाइस और टिक इन्फेक्शन जैसी बीमारियां दुधारू पशुओं में देखी जाती है। रिंगवर्म कम बाल वाले या बाल रहित शरीर के भाग पर गोल धब्बे की तरह होता है, जिसमें फुंसियों से लेकर पपड़ी बन जाती है और उसमें खुजली होती है। उपचार के लिए दांत पर बाल और पपड़ी हटाकर नीको या नीम साबुन से धोकर सुखा लेना चाहिए। उसके बाद 10% टिंचर आयोडीन या बेंजोइक एसिड या फिर 10% सल्फर का मलहम लगाना चाहिए। खाज या खुजली में पशुओं की त्वचा मोटी पड़ जाती है और त्वचा पर पपड़ी बन जाती है। खुजली के कारण पशु बेचैन और परेशान हो जाता है। उपचार के लिए पशु के शरीर में जिस जगह पर खुजली है उस जगह को नीको से साफ करके सुखा ले। सुखाने के बाद लोरेक्सेन क्रीम या एक्सीबियाल क्रीम को 1 दिन के अंतर से लेप लगाए। साथ ही संकर नस्ल के पशुओं को बाहरी परजीवी से बचाव के लिए 15 दिन के अंतराल पर पशुओं व पशुशाला में कुछ दवाओं जैसे ब्यूटाक्स टिक किल का छिड़काव करते रहना चाहिए। इस तरह कुछ सावधानियां अपनाकर इस मौसम में भी पशुधन को सुरक्षित रखा जा सकता है। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है अगस्त माह का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। इसके साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। जी हाँ, ये सेगमेंट बेहद ही खास है क्योंकि इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाते हैं एक सफल किसान से, जानते हैं कि क्या है इनकी कामयाबी की दास्तान, इन्होंने कहाँ से शुरुआत की और बुलंदियों के किस शिखर को इन्होंने छुआ है। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक प्रगतिशील सफल किसान से। कच्छ की तस्वीर बदल रही है। खारे पानी और बेजान जमीन के लिए जाना जाने वाला कच्छ अब बागवानी के क्षेत्र में नाम दर्ज करा रहा है। और इसके पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की है तो वो है यहाँ के किसान, कृषि विशेषज्ञ और सरकार, जो पत्थर को भी सोने में बदलने का हुनर रखते हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने आम की एक किस्म को कच्छ का पर्याय बना दिया है।
दूर तक फैले इस आम के बाग के मालिक है किसान बटुक सिंह जडेजा जी, जो पिछले कई सालों से धरती को संवारने का काम कर रहे हैं। 3 एकड़ से शुरू किया गया उनका ये कारवां अब 300 एकड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बटुक सिंह जी ने कई उतार चढ़ाव पार किए हैं और आज वो कच्छ में मैंगो मैन के नाम से जाने जाते हैं। कैसा रहा उनका ये हरियाली भरा सफर, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम तो पुराने ऐसे तो मेरे फादर भी खेती करते थे, लेकिन ज़मीन बहुत कम था और कच्छ में हर साल काल होते थे, बारिश नहीं आती थी ज़्यादा, इसलिए थोड़ा खेती में बहुत प्रॉब्लम रहते थे। तो हम सोचा कि अभी क्या करना है, कैसे। तो मैं तो पढ़ता था और हम 5 भाई हैं साथ में और सबसे बड़े मैं हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि उस टाइम पे हम लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए, मस्कत है, दुबई है, ऐसे। तो उस टाइम पे मैं पासपोर्ट निकाल के मैं मस्कत गया 77 में। फिर मैं पढ़ाई छोड़ दिया। मैं उस टाइम पे 18 साल का था। तो मस्कत यहाँ हम 8-9 साल कमाए। यहाँ से हम लोग पैसे भेजते थे मेरे फादर के पास, तो वो ज़मीन भी लेते थे। ज़मीन लेके मैं 8-9 साल बाद कच्छ में आए। तो ऐसे तो हमारी रिटर्न वीज़ा थी, टिकट भी दिया था कंपनी ने, लेकिन मेरा फादर ने बताया कि अभी आपको खेती में जो ज़्यादा काम हमको करना है, और खेती के बहुत शौक़ था मेरा फादर को। बस हमें स्टार्ट किया खेती में। तो उस टाइम में मैं ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर लेके हम ज़मीन थी, काबर की उबर थी, सब लेवल किया, काम किया। हम सोचा 5 साल से सब काम करते थे, लेकिन खेती में कुछ बचत नहीं था। उस टाइम पे बहुत परेशान होती थी खेती में, कोई बचते नहीं थे, खाना खाते थे और काम करते थे। तो मैं सोचा क्या करें, अभी तो ऐसी जो खेती चलेगी। इसलिए हम लोग मैंगो के ऊपर नज़र डाला कि हम मैंगो कर सकता है, क्योंकि कच्छ की ज़मीन ऐसे तो बारिश तो कम होती थी, लेकिन पाताल में पानी होते थे बोर बनाने के लिए। तो हम केसर मैंगो पे उस टाइम पे चौकस किया कि हमको केसर मैंगो लगाना है। स्टार्टिंग 93 में किया हम तो। लेकिन उस टाइम में हम सपना बहुत बड़े देखते थे कि किसान को प्रॉब्लम क्या क्या है, भविष्य में भी अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। तो मैं सोचा कि किसान को दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर पूरी फसल पका के अगर मार्केट में जाएगा तो वो किसान भाव नहीं कर सकता है कि मार्केट में दलाल भाव करेंगे। तो इसलिए हम क्या कर सके, तो हम वो सपने देखते थे कि हम ऐसा करें कि हम क्वालिटी में जाए। अगर हमारे पास अच्छा क्वालिटी होगी तो मार्केट हमारे पास आएगी। तो उस टाइम पे अगर मार्केट आएगी यहाँ तो क्वालिटी भी होगी, अगर क्वालिटी होगी तो हमको क्वांटिटी में जाना पड़ेगा। तो क्वांटिटी के लिए हम क्या कर सके, तो हम अकेला एक छोटा होगा, हमारे नहीं पहुँच सकेंगे। तो हम पूरा एरिया को, पूरा किसान लोग को, भाइयों को हम इकट्ठा किया। हम एक मीटिंग किया पूरा, तो उसको समझाया कि देखो अगर ज़माना बदल गए हैं, हम बहुत पीछे हैं, अगर आगे जाना है, हमारे बच्चे लोग पढ़ सके, खेती अच्छे होए, थोड़ी प्रॉफिट होए, तो हम सुखी हो जाए। तो ये हमारा विचार है, हमारा सोच ये है। तो सबको ऐसा लगा कि ये बात सही है, लेकिन 3 साल उसको राह देखना पड़ेगा, ऐसा है। बहुत दलील ने किया। तो समझा के फिर किसान लोग ऐसे बताया कि बापू आप करो, हम देखें। तो 93 में कोई ऐसा किसान खड़ा नहीं हुआ। हम स्टार्ट किए, हम आगे बढ़ा। हम पहले तो 3-4 साल हो गया, फिर हम उसमें क्वालिटी देखा। तो कैसे क्वालिटी होना चाहिए, मैंगो कैसा होना चाहिए, उसकी साइज़ कैसा होनी चाहिए, उसकी छाल कैसी होनी चाहिए, अंदर का घोटली कैसी होनी चाहिए, अंदर का रेशा कैसा होना चाहिए, अंदर का मावा कैसा होना चाहिए, और कलर कैसा होना चाहिए, और आखिर में इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए। वो पूरा रिसर्च करके हम लोग पूरा जो पौधा लगाया था उसमें 45 पौधा निकाल दिया और 55 पौधा रखा। उसका हम मदर प्लांट बनाया। परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी के क्षेत्र में आए। बागवानी के लिए आम को चुना। 1993 में बागवानी की शुरुआत की। उस समय भी मूल समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया।
गुणवत्ता के साथ साथ पैदावार पर फोकस किया। समय के साथ चलने के लिए किसानों को भी जागरूक किया। आम की गुणवत्ता के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया। 3 एकड़ से बागवानी शुरू की थी। पैदावार के बाद खुद का बाजार तैयार किया। आम की नर्सरी भी तैयार की। आम की बिक्री के लिए खुद का लोगो बनाया। कृषि से संबंधित मेलों में भी हुए शामिल। कई बार पुरस्कृत किया गया। 2006 में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने सिंगापुर भेजा। इनके उगाए आम जांच के हर पहलू पर खरे उतरते हैं। तो इसलिए हम उस टाइम पे आशापुरा फार्म एंड नर्सरी हम उसका नाम दिया। और बाद में हम बॉक्स, जैसे कि पहले जो मैंगो बेचते थे वो ऐसे गंभेले में बेचते थे। बाद में हम लोग 10 किलो का बॉक्स बनाया, उसके ऊपर हम लोगो बनाया हमारा, वो रजिस्ट्रेशन करवाया और हम मार्केट में भेजा। इसके बीच में हर साल गुजरात गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर हर साल में कंपटीशन होता है, हर अलग अलग जगह पे। मेरे को पेपर पढ़ा तो मालूम हुआ कि कंपटीशन में तो जाना चाहिए। हम साहब लोग को पूछा तो वो बोला नहीं आप जाओ। उस टाइम में हमारे अमरेली वो कोरिनार वो हर साल में अलग अलग जगह पे रहते हैं। हम 4 साल सतत फर्स्ट नंबर क्वालिटी में लिया। और तीसरी छठे बार हम सरदार पटेल अवार्ड जो हर गुजरात में एक को मिलता है। तो उस टाइम में मेरे को जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में मोदी साहब, उस टाइम भी सीएम था मोदी साहब, ने हमको 51,000 का चेक और हमारा सम्मान किया क्वालिटी में, सरदार पटेल अवार्ड, समझा। तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ा और क्या हम कर सकते हैं। फिर सोचा कि हम तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे तो 2004 में हम पहली बार हम लंदन भेजा, क्योंकि मैंगो केसर को कोई पहचान नहीं थी इंटरनेशनल लेवल। अल्फांसो हर आदमी पहचानते हैं। तो फर्स्ट टाइम उस टाइम में हम लंदन भेजा। 2006 में गुजरात गवर्नमेंट NHB द्वारा हमको सिंगापुर भेजा। क्यों भेजा? केसर मैंगो की मार्केटिंग करने में। तो वो सिंगापुर में भी अच्छी हमारी डिमांड हुई मैंगो की। तो बाद में तो हमारे मैंगो इंटरनेशनल लेवल पे प्रख्यात हो गई। हम 2006 के बाद दुबई भी गया और आज भी जब हम दुबई भेजा, सिंगापुर गया, तब किसानों को लगा कि इसमें कुछ है, चलो हम भी लाइन में चले। हमने देखा हुआ है, हमारे फादर साहब जो खेती करते हैं, बचपन से देख रहे हैं हम। उन्होंने करीबन 3 एकड़ से आज 300 एकड़ तक पहुंचा दी। वो पूरी मेहनत स्ट्रगलिंग हमने देखी हुई है और आज उस जगह पहुंचे हुए हैं कि हम देख सकते हैं कि पूरी आराम वो अभी जो आज की हम बोल सके कि खुद ने मार्केटिंग वगैरह सब पूरा डेवलप करके वो इस जगह वो इस परिस्थिति पे पहुंच गए कि वो खुद एक्सपोर्ट करते हैं। बटुक सिंह जी मानते हैं कि कच्छ में जो भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। सरकारी योजनाएं हर कदम पर किसान का साथ दे रही है, जिससे किसानों का मनोबल बढ़ रहा है और बागवानी का दायरा भी। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में बस इतना ही। अगर इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई और आप दोबारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर